मेरी मदर ने एक भैंस पाली, उन्होंने वो 1-2 साल से पाल रही थी। उस दूध का वो पैसा जमा करते रही, उन्होंने एक पैसा भी घर नहीं दिया। उन्होंने कहा था ये मेरी बच्ची के लिए जब पढ़ाई के काम आएंगे तब मैं उसको लगाऊंगी। और मुझे याद है वो अमाउंट भी 20,000 अमाउंट था उस टाइम पर। ज़्यादा खुशी होती है कि जो माँ बाप ने जो सपना मेरे लिए देखा, मेरी मम्मी का जो संघर्ष उन्होंने किया, उसको मैंने पूरा कर दिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसे हुई, क्योंकि आप एक बहुत ही एक सामान्य बैकग्राउंड से आई थी, गांव का वो माहौल नहीं था। तो सबसे पहले आप अपने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर इंटर तक की एजुकेशन आपकी कैसे हुई, उसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद प्रदीप जी। मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा सामान्य परिवार से, हरिद्वार ज़िले से बिलोंग करती हूँ। औरंगाबाद नाम का एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे फादर भी 6ठी-7वीं तक स्कूल गए होंगे और मदर तो स्कूल गई नहीं है। तो एजुकेशन का ऐसा कोई माहौल हमारे वहाँ नहीं था। बट एक मेरी मदर को बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का शौक़ था, लेकिन अपने आर्थिक परिस्थितियों के चलते हुए वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। बचपन से ही वो काम में लग गई थी, खेती का काम हो या घर के काम हो, छोटे मोटे काम करके वो अपनी आजीविका चला रही थी, अपने माता पिता का भी भरण पोषण कर रही थी। तो उनका एक सपना था कि जब मैं अपनी शादी करके जाऊँगी तो मेरे जो भी बच्चे होंगे मैं उनको खूब पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो मम्मी का वो जो सपना था वो उन्होंने बचपन से ही, जब से हम फर्स्ट सेकंड में ही थे, वो हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। उनको बिल्कुल भी पढ़ने का कोई उनको नॉलेज नहीं थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बट उनके अंदर एक जज्बा था और एक झील थी कि वो टीचर से ज़रूर जाके मिलती थी और बोलती थी कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, वो किस किस सब्जेक्ट में पढ़ता है, आप उनको हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी एजुकेशन को पुश करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो मेरे टीचर से सबसे मिलती रही। जब उनको मुझ में पोटेंशियल दिखी और मम्मी के बार बार जाके मिलने से, तो टीचर भी मुझे बार बार पढ़ने के लिए पुश करते रहे। तो और मेरा हौसला भी बढ़ता रहा। तो मम्मी ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए वो नहीं किया है कि आप नहीं, लड़की है तो घर के कामकाज करे या सब चीज़ें करे, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी को लगता था मैं अच्छा पढ़ रही हूँ तो मुझे सपोर्ट करती रहती थी। हालांकि मम्मी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने परिवार वालों की तरफ से, गाँव समाज की तरफ से, क्योंकि सब बोलते थे कि लड़की है, इसको पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा है, और ये लड़की तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है। लाइक मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद था, मुझे डिस्कशन करना बहुत पसंद था, जो सामान्यतः लड़कियों के लिए वो समझा जाता था, गैर जरूरी समझा जाता था कि ये लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, लड़कियां ऐसा नहीं खा सकती, वैसा नहीं कर सकती। तो वो मुझे बचपन से ही इसकी वो लगती थी। बट मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है, पिताजी ने भी मेरे हमेशा सपोर्ट किया मम्मी का। तो मुझे प्राइमरी एजुकेशन मेरी स्कूल से ही हुई है। फिर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय हरिद्वार के लिए मुझे बहुत फाइट करनी पड़ी। मेरा जब मम्मी ने फॉर्म भरवाया, उन्होंने उसके लिए भी बहुत लोगों से मिली, वो कहीं कहीं जाके मिली कि ये नवोदय विद्यालय क्या होता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 5वीं में मुझे तो कोई नॉलेज नहीं थी। बट जैसे ही मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया तो फिर से वही सब हुआ कि परिवार वाले, गांव वाले बोलने लगे कि क्यों भेजना है लड़की को, कोई हॉस्टल में नहीं भेजता है। अब हरिद्वार में आप जानते ही हैं मेंटालिटी थोड़ा सा कैसी है लड़कियों के प्रति। पहाड़ में हमारे हम देखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हरिद्वार साइड और इधर हमारी मेंटालिटी उस दौरान अच्छी नहीं थी। अब तो काफ़ी सुधार हो गया है। तो बट मम्मी ने सबसे लड़ाई करके मुझे भेज दिया। तो मेरी 12th तक की एजुकेशन नवोदय विद्यालय तक हुई। तो वो मेरी फेयरली अच्छी चलती रही, क्योंकि नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और मैं मानती हूँ कि मेरे जो इस सफ़र में सबसे बड़ा योगदान है वो मेरी मदर के बाद तो मेरे स्कूल का है, जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर नहीं होती, ये इतना मैं बोल सकती हूँ। इंटरमीडिएट के बाद और यूपीएससी एग्ज़ाम तक के बीच का जो आपका संघर्ष रहा है, कुछ उसके बारे में जानकारी दें। हाँ, यहाँ तक जो संघर्ष था वो उतना ज़्यादा मेरा संघर्ष नहीं था, मेरी मदर का संघर्ष था। क्योंकि उन्होंने मुझे, अब 12th तक आते आते अब मुझे अपने करियर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गई, गाइडेंस हो गई, तो मैं अपने आप भी कर सकती थी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग का, AIEEE उस टाइम हुआ करता था, तो
मेरा पन्नगर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ईसी ब्रांच में सिलेक्शन हो गया। देन अगेन वही फ़ाइट फिर से हुई। इस बार फ़ाइट बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गई है कि अब आप इंजीनियरिंग कराएंगे लड़की को, लड़की के लिए लड़का नहीं मिलेगा आपको, आप कैसे कराएंगे। दूसरा, मेरे उस टाइम तक फाइनेंशियल कंडीशन मेरे मदर फादर की बहुत ज़्यादा पुअर थी। पिताजी छोटा मोटा दूध का काम करते थे, वो काम भी उस टाइम तक नहीं हो रहा था, और मदर मेरी हाउसवाइफ थी, आप जानती हैं, तो वो तो कोई काम नहीं कर सकती थी। बट उनको अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए परिवार वालों ने सोचा अभी हमसे पैसे मांगेंगे और इसलिए हम लोग को इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो अपोज करते रहे नहीं। तो देन मेरी मदर ने तब भी बहुत फ़ाइट करी, मैंने बहुत फ़ाइट करी। उस टाइम हमने कहा कि नहीं हम कर लेंगे। तो मदर ने ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। मेरी मदर ने एक भैंस पाली, उन्होंने वो 1-2 साल से पाल रही थी। उस दूध का वो पैसा जमा करते रही, उन्होंने एक पैसा भी घर नहीं दिया। उन्होंने कहा था ये मेरी बच्ची के लिए जब पढ़ाई के काम आएंगे तब मैं उसको लगाऊंगी। और मुझे याद है वो अमाउंट भी 20,000 अमाउंट था उस टाइम पर। तो मदर ने वो दिया। मैंने कहा मम्मी इनिशियल इससे कर लेंगे, बाद में एजुकेशन लोन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि पन्नगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है और हम एजुकेशन लोन लेके कर लेंगे, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम दोनों मिलकर कर लेंगे। बाकी मैंने स्कॉलरशिप के एवेन्यूज़ वो किए। उस टाइम हिमज्योति फाउंडेशन करके माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा एक स्कॉलरशिप भी दी, जिसमें मेरा मेरिट के उसमें नाम आ गया था, तो उन्होंने मुझे वो स्कॉलरशिप भी दी। तो कॉलेज तक की पढ़ाई मेरी लोन से, मम्मी के भैंस रखने से, मम्मी ने फिर और भी काम स्टार्ट किया अपना छोटा मोटा, तो उससे मेरी पढ़ाई हो गई पूरा। तो ये सब कॉलेज तक हो गया, तो सब अच्छा चल रहा था। कॉलेज के बाद मेरा 3rd ईयर में कैंपस प्लेसमेंट हो गया टेक महिंद्रा में। तो सब खुश थे कि हाँ अब प्लेसमेंट हो गया तो अब तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद मेरा ब्रदर है, उसकी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, वो IIT कानपुर से पढ़ा था, उसका जिम्मा भी मेरे और मम्मी के ही भरोसे था। तो अब वहाँ तक तो हम आ गए। 2008 में मैंने पास आउट किया, तो मुझे लग रहा था कि अब हम लोग, मैं टेक महिंद्रा में चले जाऊँगी। बट उस टाइम आपको याद होगा रिसेशन का टाइम था, तो उन्होंने ज्वाइनिंग थोड़ा डिले कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको अभी 7-8 महीने बाद बुलाएंगे, अभी नहीं बुला रहे। तो वो जो 7-8 महीने का टाइम था, तो मुझे लगा कॉलेज के एकदम बाद मैं वो 7-8 महीने खाली रहूँगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने सर्च करना शुरू किया जॉब के लिए। देन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में लेक्चरर के लिए जॉब मुझे मिल गई। मैंने कहा मीनवाइल जब तक मेरी पोस्टिंग नहीं आती है मैं इसको करती हूँ। बट वहाँ जब लेक्चरर की जॉब में मैं थी तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत टाइम था, 1-2 लेक्चर लेने पड़ते थे और पूरा दिन थोड़ा फ्री था। तो मैंने ये गवर्नमेंट का UPSC का सुना था, तो देन मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, सिलेबस देखा और ये देखा, तब मेरा मोटिवेशन इस तरफ हुआ कि नहीं, मुझे उसका जो सिलेबस है और उसकी जो प्रोफाइल है ये सब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी और बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब लगी, क्योंकि बचपन से हम सरकारी नौकरी और ये सब देखते हुए, सपना देखते हुए बड़े हुए हैं। तो देन मैंने उसको स्टार्ट किया। 7-8 महीने बाद जब मेरी जॉब भी आ गई तो मेरे लिए बहुत डायलेमा वाली सिचुएशन थी कि एक वो जॉब छोड़ के मैं तैयारी करूँ या लेक्चरर की जॉब में या क्या करूँ। वहाँ पैकेज बहुत अच्छा था, यहाँ तो लेक्चरर में कम ही मिल रहा था। तो देन फिर सबने बोला कि नहीं आपको चले जाना चाहिए, ये तो अनसर्टेन है, आप पता नहीं होगा, जुआ है आप क्या। बट देन मुझे डिसाइड करना था, तो मैंने डिसाइड किया नहीं मैं कर लूँगी। तो देन मैंने डिसाइड किया, मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैं लेक्चरर में ही काम करती रही, 2 साल तक मैंने वहाँ काम किया। जब मैं फाइनेंशियली थोड़ा साउंड हो गई और मेरे ब्रदर का भी ठीक से चलने लगा, तब मैंने वो जॉब छोड़ के फुल फ्लैज 6-7 महीने के लिए दिल्ली जाके तैयारी करी। और वो 2012 की बात है। देन मेरा फर्स्ट, जब मैं दिल्ली गई, दिल्ली जाते ही मैंने पेपर दिया और मेरा हो गया। मुझे दिल्ली ज़्यादा नहीं रहना पड़ा, 6-7 महीने रहना पड़ा और मेरा IRS में सिलेक्शन हो गया दैट टाइम। देन IRS के बाद भी मैंने सोचा कि नहीं एक बार और ट्राई करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। देन दोबारा से जब मैंने लिखा IRS में फील्ड में आने के बाद, देन तब मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया। तो ये और मैं कहना चाहूँगी दिल्ली में भी जाना बहुत आसान नहीं था। 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पर लगी। पहली चीज़ थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ऑलरेडी थी ही घर में, तो मदर फादर से तो सपोर्ट हम नहीं ले सकते थे कि अपने आप ही करना था। तो वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों से कुछ उधार लिए पैसे, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के देन प्रोजेक्ट बना के, तो वहाँ पर हम थोड़ा अपने आप को सस्टेन करते रहे। साथ ही मेरे अब तो मेरे हस्बैंड हो गए, उन्होंने मेरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो और मैं दोनों ही जाते थे, एक साथ काम करते थे और अपना पढ़ाई को करते रहे। तो ये उनका योगदान बहुत ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट किया, जो फ्रेंडशिप थी, हाँ वो भी काफ़ी वो भी हेल्पफुल रहा उसमें आपके। मैम आपसे थोड़ा सा ये जानेंगे कि अभी जितने भी
दर्शक देख रहे हैं हमें, हो सकता है कि इसमें काफ़ी पेरेंट्स होंगे, कई स्टूडेंट्स भी होंगे जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप उनको अपनी ओर से कुछ एक संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, कुछ अपनी तरफ से एडवाइस अगर आप देना चाहें। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी, यूपीएससी की तैयारी हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, सबसे पहले हमें डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम जो भी फील्ड चुन रहे हैं, आप डेडिकेटेडली उसी फील्ड में काम करिए, आप डाइवर्ट मत होइए। बीच बीच में ऐसा उतार चढ़ाव आते रहेंगे कि कभी हमारा मन लगेगा कि हम पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, नहीं हमसे नहीं हो रहा है, और हम डिप्रेस हो जाते हैं। उस मोमेंट पे आपने अपने आप को पुश कर लिया तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। अदरवाइज़ उस मोमेंट पर आप डाउन हो गए, देन आप दोबारा से पिकअप करना बहुत मुश्किल है। खासकर यूपीएससी की परीक्षा में ऐसा होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है। जब आप मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कई बार ऐसा लगता था कोई हम छोटा सा टेस्ट लिख रहे हैं, उस टेस्ट में हमारे बहुत कम नंबर आ गए तो हमें लगता था हम तो वर्थलेस हैं, हमारे से नहीं होगा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने बड़े बड़े सिटीज़ के बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे सामने बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे उनको कम्पीट कर पाएंगे। तो ये इन्फीरियोरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, खास करके गांव के बच्चों में, खास करके पिछड़े इलाके के बच्चों में, और जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो ये चैलेंजेस मैंने भी बहुत फेस किए हैं, मतलब ये आप खुद ही फील कर सकते हैं। तो वो फीलिंग आएगी अगर आपने अपने आप को उस फीलिंग से उबार लिया और आपने सोच लिया कि नहीं, जो बच्चा दूसरा मेरे साथ कम्पीट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कुछ हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है, मैं उससे डबल मेहनत कर लूँगी, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ फिजिकली भी, मेंटली भी, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं उनके कंपैरिजन में। तो उस चैलेंजेस को अपना हथियार बना के आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। ये डेडिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं चाहूँगी आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। पूरे टाइम पढ़ना बहुत मोनोटोनस हो जाता है, उस टाइम से अपने रिक्रिएशनल के लिए, रिजनरेशन के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, जो आपकी हॉबी है, हो सकता है आपको खेलना पसंद है, हो सकता है आपको पेंटिंग पसंद है, हो सकता है म्यूज़िक पसंद है, थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट 20 मिनट उसको दीजिए। आप देखेंगे कि आप में एनर्जी आ गई है, आप दोबारा से फिर उसको पढ़ सकते हैं। बाकी तो आप जितना भी ट्यूटोरियल है वो सब अवेलेबल है, वो सब आप उनको फॉलो करते रहिए तो हो जाएगा। कोचिंग्स का कितना इंपॉर्टेंस है? जैसा आपने कहा कि आप कोचिंग के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ा, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है? क्या हर स्टूडेंट के लिए कोचिंग लेना आवश्यक है या फिर सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, या फिर क्या कहेंगे इस पर आप? उस टाइम पर सिचुएशन दूसरी थी, 2000 जब मैं गई कोचिंग पे, उस टाइम पर ऑनलाइन इतना ज़्यादा हम लोग अवेयर नहीं थे। और आजकल तो आज की परिस्थिति के हिसाब से तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रही है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल अकेडमी है, ऑनलाइन कोर्सेज है। तो आजकल फिजिकली जाके पढ़ना उतना ज़्यादा मतलब रेलेवेंट नहीं रहा है, मतलब है रेलेवेंट, लेकिन कोचिंग का रोल ये है कि हम लोगों को कंपटीशन मिल जाता है। मान लो मैं यही रह के पढ़ाई करती हूँ तो मेरे जो आसपास के बच्चे होंगे, मुझे कंपटीशन की फीलिंग नहीं आएगी। जब मैं एक्चुअली वहाँ पर देखती हूँ, वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे आते हैं, तो फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत डिफाइंड नहीं है, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो कई बार हम निगेटिव लेबर करते हैं कि हमने पढ़ना कुछ हो रहा है, हम पढ़ते कुछ हो रहा है, और तो वो निगेटिव लेबर करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ के भी आउटपुट हमारा कम रहता है। कोचिंग में ये है कि आपका काम थोड़ा आसान, कोचिंग वाले या वहाँ कंपटीशन में, ग्रुप डिस्कशन में बच्चों के साथ मिलकर वो काम आसान हो जाता है। इसलिए वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत एसेंशियल है कि उसके बिना नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि बिना कोचिंग के भी किया है, लेकिन अगर आप चले जाते हैं, अगर आपके पास जा सकते हैं तो गुड इनफ। लेकिन अब ऑनलाइन चल गया तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो जो सपना था वो सपना पूरा कर दिया है, तो हमें बहुत अपने आप पर तो प्राउड फील होता है। उससे ज़्यादा खुशी होती है कि जो माँ बाप ने जो सपना मेरे लिए देखा, मेरी मम्मी का जो संघर्ष उन्होंने किया, उसको मैंने पूरा कर दिया, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने उनका संघर्ष पूरा कर दिया, तो एक अच्छा लगता है। दूसरा, आप सेटिस्फेक्शन की बात होती है, काम तो मैं शायद कर रही होती, कहीं और भी कर रही होती है, लेकिन एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मिलता है कि आप इसी चीज़ के लिए फाइट करते हैं, तो वो रह के यहाँ पे फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यहाँ पर आ जाता है, सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर मैं एक छोटा सा भी एक छोटे से एक व्यक्ति की लाइफ में छोटा सा भी सुधार ला सकती हूँ, उसके जीवन को और स्तर को ऊँचा कर सकती हूँ, तो उससे मुझे दिल में जो खुशी महसूस होती है वो शायद कोई और जॉब मुझे शायद नहीं दे पाता।
मैं सब महिलाओं से सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को किसी भी तरह से कम मत आंकिए। सबसे ज़्यादा फाइट आप लोगों को अपने अंदर से ही करनी पड़ती है। कई बार ये होता है कि हम चाहते हैं, आसपास का दबाव रहता है, लेकिन अगर हम अपने आप से अंदर से मजबूत नहीं होंगे और हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक कोई कितना भी हमें पुश कर ले, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो हर एक लड़की को, हर एक मदर को, हर एक सिस्टर को, सबको अपने अंदर से इसको फाइट करना है, फियर को फाइट करना है, सोशल बैरियर जो हैं, टैबूज हैं, उनको तोड़ना है। और कोई आपको कितना भी, ये तो हर एक उसमें है, प्रकृति में ही है कि आप संघर्ष तो है ही, हर उसमें संघर्ष है। तो हमारा संघर्ष थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वो संघर्ष को तोड़ना ही है। और बीइंग अ वुमेन आप लोगों को दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। आपको परिवार भी आपको इक्वली देखना है, आपको अपनी जॉब भी देखनी है। तो हमारे पास ड्यूअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हमें दोनों का ही निभाना पड़ता है। तो इसलिए हमें और ज़्यादा मजबूत बनने की आवश्यकता है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप मजबूत बनिए, अपने आप को फाइट करिए। कोई भी चैलेंज आए उसको फाइट करिए, घबराए मत, गिव अप मत करिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, गिव अप मत करिए, आप जाइए। आप छोटा सा भी काम करती हैं, छोटा सा भी अचीवमेंट करती हैं, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगी, आपके लिए दोनों बच्चे समान होते हैं, लड़का लड़की दोनों समान होते हैं। हम ये अधिकतर देखते हैं, अब जब हम ये ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ये तो देखते हैं कि लड़की आगे बढ़े, लड़की लड़कों वाले काम करे। लाइक लड़की अब फाइटर बन रही है, या लड़की अपना बाइक चला रही है, या लड़की लड़के काम कर रही है, तो उसको तो समाज में बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है कि हाँ ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। लेकिन रियल एम्पावरमेंट, रियल जेंडर जस्टिस तब होगा जब आपका लड़का कोई अगर लड़की वाले काम कर ले और तो भी उसको इक्वल दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि घर में भी यही बात होती है, चाय बनाने का काम है, बहन बना देगी, और अगर भाई ने बनाई, भाई ने क्यों बनाई चाय, भाई क्यों बनाएगा चाय, लड़कों का काम थोड़ा नहीं, दोनों का काम है। हाउस होल्ड चोर्स भी दोनों के काम है, लड़का भी इक्वली करे, लड़के भी इक्वली करे। चाय बनाना केवल लड़कियों का काम है, दोनों का काम है। जब तक पेरेंट्स ये शिक्षा अपने इनबिल्ट अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक आप सोसाइटी में जस्टिस की बात नहीं कर सकते। और ये हर एक घर से और हर एक परिवार से होना है। तो लड़का भी अगर लड़की के काम करे, अगर बहन का पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, तो बहन को पढ़ने दीजिए, उसको क्यों घर के काम में। अगर लड़का शेफ बनना चाहता है, उसको मन है कि मुझे उसको खाना बनाने का शौक है, तो वो क्यों नहीं घर के काम कर सकता है। तो आप उसको रिवर्स ना करिए, जो नेचुरल है उसको करिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो दोनों को सिखाइए। बेसिक घर के काम, बेसिक सब चीज़ें वो दोनों को इक्वली सिखाइए। सभी अभिभावकों से मेरा यही है। मेरी मदर पढ़ी लिखी ना होकर भी उन्होंने ये शिक्षा, उनको पता नहीं कैसे मिली है, उन्होंने दोनों को इक्वली किया है। मेरे दोनों भाई हैं और मैं भी हूँ, उन्होंने दोनों को इक्वली ट्रीट किया है। सब चीज़ें सब करते थे हमारे यहाँ। तो ये सबसे बड़ा मैं पेरेंट्स से निवेदन यही करूँगी कि वो दोनों को इक्वल ट्रीट करें। जी मैम, आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी कि एक अधिकारी को किस तरह से होना चाहिए? आपकी मतलब नज़रों में एक अच्छा अधिकारी क्या होता है? ये आपने बड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा अधिकारी, हमारे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अधिकारी की। अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम सरकार का जितना ज़्यादा सहयोग कर सके, सहयोग नहीं, सरकार की सारी योजनाएं या स्कीम्स है वो बिल्कुल पारदर्शिता से एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से और इंटेग्रिटी के साथ वो हम जनता तक मैक्सिमम बेनिफिट जनता तक पहुंचाएं। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए अपने काम में, इस मामले में। दूसरी बात है, जब हम एक पब्लिक डीलिंग करते हैं तो हमें अप्रोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा खौफ इतना ज़्यादा है कि आम पब्लिक आते हुए, हमारे तक आते हुए घबराए। एक कोई बहुत मार्जिनल सेक्शन पर रहने वाला व्यक्ति भी हमारे पास आ सके, तो हमें इतना अप्रोचेबल होना चाहिए और उसकी बात बहुत संवेदनशीलता से सुननी चाहिए। एम्पैथी अनदर है कि हम उसके शू में जाके, उसकी जगह जाके समझ सके कि उसकी असली समस्या क्या है। तो अधिकारी को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए। जब तक आप वहाँ फिजिकली नहीं पहुँच पाएंगे, उस गांव में दूर तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो बहुत सारी समस्याओं से आप अवगत नहीं हो पाते। यहाँ बैठ के हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे, एक बार चले गए फील्ड पे, तो दिन आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट मिलेंगे, आपको आपका दूरदृष्टि ज़्यादा विकसित होगी। तो ये होना चाहिए। और विजनरी आप देखते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच लेके एक अधिकारी को चलना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि हाँ यही चीज़ सोच के, लेकिन हमें बहुत सारे एंगल्स नहीं पता चलते।
तो वो सबको अकोमोडेट करते हुए अधिकारी को उस तरह से काम, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये सबका अलग अलग हो सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर इनको साथ लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम जनता के लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट वाली बात है वो साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।